नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मनोज लांबा आप सबका स्वागत करता हूं एमएल एकेडमी भिवानी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के बिल्कुल नए प्रश्न जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। आप कमेंट करके ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बांग्लादेश के संस्थापक कौन थे? तो बांग्लादेश के संस्थापक माने जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का पिता भी कहते हैं। इनकी बेटी शेख हसीना वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। शेख हसीना की पार्टी का नाम है आवामी लीग। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो भारत को जब आज़ादी मिली तब बांग्लादेश पाकिस्तान का भाग था और ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन यहाँ के लोगों ने पाकिस्तान के साथ न रहकर स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की और इसी के आधार पर 26 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में गठित करने का फैसला हुआ। लेकिन बांग्लादेश में पाकिस्तान की सेना जमी रही, जिसे भारत की मुक्ति वाहिनी सेना ने 16 दिसंबर 1971 को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का बांग्लादेश में आत्मसमर्पण भारतीय सेना के द्वारा करवाया गया। और इस दिन भारत विजय दिवस के रूप में मनाता है 16 दिसंबर। तो 16 दिसंबर 1971 को वास्तविक स्वतंत्रता बांग्लादेश को मिली थी। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। अगला प्रश्न देखते हैं, चीन का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो प्रत्येक देश का एक सेंट्रल बैंक होता है जो उसके लिए मुद्रा छापने का कार्य करता है और पूरी की पूरी मौद्रिक जो अर्थव्यवस्था है उस देश की उसे नियंत्रित करता है। तो चीन का केंद्रीय बैंक है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, जैसे भारत का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना हाल ही में खबर में रहा क्योंकि इसने HDFC में अपनी हिस्सेदारी को 0.8% से बढ़ाकर 1.01% कर दिया। अर्थात पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC के शेयर्स को खरीद लिया। इसके बाद है, पनामा विल्ट नामक फंगस किस फसल को नुकसान पहुंचाता है? तो ये केले की फसल को नुकसान पहुंचाता है। हाल ही में आंध्र प्रदेश से एक ट्रेन चलाई गई जिसका नाम था हैप्पी बनानास। आंध्र प्रदेश भारत में फलों के उत्पादन में सबसे आगे है। अगला प्रश्न है, मेलाटोनिन हार्मोन की उत्पत्ति किस अंग में होती है? तो ये हार्मोन मस्तिष्क में उत्पन्न होता है और ये हमारे नींद के पैटर्न को रेगुलेट करता है। तो आपसे सवाल अलग से पूछा जा सकता है कि मेलाटोनिन हार्मोन क्या काम करता है? तो ये नींद के पैटर्न को रेगुलेट करता है और मस्तिष्क में इसकी उत्पत्ति होती है। आप मेलानिन से कंफ्यूज ना हो। मेलानिन एक प्रकार का वर्णक है और इसी के कारण हमारे त्वचा का रंग निर्धारित होता है। इसके बाद है, नीति आयोग के वर्तमान CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन हैं? तो अमिताभ कांत नीति आयोग के वर्तमान CEO हैं। नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया और इसके जो पदेन अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में हैं राजीव कुमार। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को 150 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगर बात करें तो ये जनसंघ के संस्थापक थे और ये भारत के इतिहास में केंद्र की सरकार से इस्तीफ़ा देने वाले पहले मंत्री भी थे।
इन्होंने 1951 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार से इस्तीफा दे दिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक भी माना जाता है और हाल ही में भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नौशारी सुरंग जो जम्मू कश्मीर में है उसका नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया गया है। अगला प्रश्न है, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात में है और इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। स्वतंत्र भारत की पहली बंदरगाह के रूप में कांडला बंदरगाह को बनाया गया था और ये बंदरगाह गुजरात के समीप कच्छ की खाड़ी में स्थित है और इसे कराची बंदरगाह के विकल्प के रूप में तैयार किया गया था, क्योंकि आज़ादी के बाद कराची बंदरगाह पाकिस्तान का भाग बन गया और हमें एक बंदरगाह की आवश्यकता हुई उसी क्षेत्र में, तो हमने कांडला बंदरगाह को विकसित किया और ये एक जवारीय बंदरगाह है, टाइडल पोर्ट है। इसके बाद है, दामफा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो दामफा टाइगर रिजर्व है मिजोरम में और ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में 1973 में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं और यहाँ 7 टाइगर रिजर्व भी हैं मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है, एशले बार्टी का संबंध किस खेल से है? तो एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने 2019 का महिला एकल फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। तो एशले बार्टी ने अब तक एक ही ग्रैंड स्लैम जीता है और वो 2019 का फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता है। टेनिस की खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया की, याद रखें। इसके बाद है, निवाड़ी किस राज्य का नवीनतम जिला है? तो निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया है। मध्य प्रदेश में हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ और शिवराज सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के हैं चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं कमलनाथ के स्थान पर। तो कांग्रेस पार्टी से जो मुख्यमंत्री थे वो कमलनाथ थे, जिनकी सरकार अल्पमत में आ गई और सरकार गिर गई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार वहां बनाई, जिसके मुख्यमंत्री बनाए गए शिवराज सिंह चौहान जो चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। इसके बाद है, विश्व नर्स दिवस जो 12 मई को होता है किसकी जयंती होती है? तो विश्व नर्स दिवस जो है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती होती है और 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अर्थात WHO ने नर्स एवं मिडवाइफ के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसके बाद है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष कितनी प्रत्यक्ष आय सहायता दी जाती है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। ये सहायता 3 किस्तों में अर्थात 2,000 रुपये की प्रत्येक किस्त में दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि पहले इसमें केवल 5 एकड़ भूमि के किसानों तक को ही ये लाभ मिलता था, लेकिन अब प्रत्येक किसान के लिए इस लाभ को सुनिश्चित किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आपको याद रखनी है। इसके बाद है, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वतमाला में स्थित है? तो ये कराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नुब्रा घाटी कहाँ है? तो ये सियाचिन ग्लेशियर में है और ये वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का भाग है और ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित भी रहा है, लेकिन अब इसके ऊपर भारत का नियंत्रण है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है, 1984 में चलाए गए ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? तो 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। तो 1984 में पाकिस्तान की सेना ने धोखे से सियाचिन ग्लेशियर के कुछ हिस्से को कब्जा लिया था और उसको मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया और सफलता प्राप्त की थी।
तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रू नेट मशीन द्वारा किस रोग का परीक्षण किया जाता है? तो ट्रू नेट मशीन टीबी अर्थात क्षय रोग के परीक्षण में प्रयोग की जाती है। लेकिन हाल ही में ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने ट्रू नेट मशीन का कोविड-19 के परीक्षण में उपयोग करने को मंजूरी दी है। तो ये मशीन चर्चा में इसलिए है क्योंकि अब इससे कोरोना वायरस का परीक्षण भी किया जा सकता है। इस बात की मंजूरी ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, जिसके डायरेक्टर हैं बलराम भार्गव, ने दी है। और हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, ये आप ध्यान रखें। इसके बाद है, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये केरल में स्थित है। और वायनाड एक लोकसभा क्षेत्र भी है जहाँ से राहुल गांधी सांसद हैं वर्तमान में। तो ये आपको ध्यान रखना है। केरल जो है ये, इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम और इसके मुख्यमंत्री हैं पिनारी विजयन। इसके बाद है, अटल इनोवेशन मिशन किसने आरंभ किया? तो अटल नवाचार मिशन शुरू किया नीति आयोग ने। तो इनोवेशन मिशन में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी ईजाद करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो ये नीति आयोग का प्रोग्राम है। जैसा कि हमने इसी वीडियो में पढ़ा कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? तो असम में 3 प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं, जिसमें रोंगाली बिहू, कटी बिहू और भोगाली बिहू। तो बिहू असम का उत्सव है और असम का नृत्य भी है। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम की राजधानी है दिसपुर, जबकि सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। गुवाहाटी में कामाख्या देवी का मंदिर भी है जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसके बाद है, मेरू जात्रा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो जात्रा शब्द जब भी लगेगा तो वो उत्सव आपका ओडिशा राज्य का होगा। तो मेरू जात्रा भी ओडिशा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा में एक बाली जात्रा फेस्टिवल, जगन्नाथ यात्रा फेस्टिवल, धनुर यात्रा फेस्टिवल, नुआखाई फेस्टिवल, तो ये प्रसिद्ध फेस्टिवल हैं ओडिशा के। ओडिशा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, जो एक अपतटीय लेगून झील है। लेगून झीलें खारे पानी की झीलें होती हैं और तट के समीप इनका निर्माण होता है। इसके बाद है, युक्ति पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो युक्ति पोर्टल को हाल ही में शुरू किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल। और रमेश पोखरियाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और एक अच्छे लेखक हैं रमेश पोखरियाल, और ये निशंक के नाम से अपनी पुस्तकें लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। और जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसके अन्य पोर्टल्स में शगुन पोर्टल, दीक्षा पोर्टल भी शामिल हैं। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्वयं प्रभा नाम से शिक्षण चैनलों का संचालन करता है। इसके बाद है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। अगर हम IMF की बात करें तो इस समय इसकी जो प्रबंध निदेशक हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं जो बुल्गारिया देश की हैं। और IMF की मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ, जो मूल रूप से भारत की हैं और केरल के मुख्यमंत्री की आर्थिक सलाहकार भी रह चुकी हैं। IMF एक अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी प्रतिवर्ष जारी करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। IMF का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में है और इसे वर्ल्ड बैंक की जुड़वां संस्था कहते हैं। इसकी एक विशेष मुद्रा है जिसे SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं और SDR को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। इसके बाद है, त्रिशूरपुरम किस राज्य का उत्सव है? तो ये केरल का नव वर्ष का उत्सव है जिसे मलयाली लोग मनाते हैं। मलयालम जो है वो केरल की भाषा है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनारी विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है,
सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं और इनके नाम पर नेशनल पार्क है जम्मू और कश्मीर में। एक सलीम अली वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो सलीम अली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो गोवा में है। तो आपको विशेष तौर पर इस पॉइंट पे ध्यान देना है कि आपसे सलीम अली नेशनल पार्क एग्ज़ाम में पूछा गया है तो जम्मू एवं कश्मीर, और सलीम अली वन्यजीव अभ्यारण्य अगर आपसे पूछा गया है तो उसका उत्तर गोवा होगा। और सलीम अली पक्षी केंद्र जो है वो कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है। इसके बाद है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से। मॉन्ट्रियल जो है ये कनाडा का शहर है। अगर हम ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत का निर्माण जो है वो ऑक्सीजन के अपरूप ओजोन से होता है जिसका सूत्र है O3। तो ओजोन जो है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी किरणों को एब्जॉर्ब करती है। अब हानिकारक यूवी किरणों का मतलब है यूवी किरणें जो सूर्य से आती हैं वो 3 प्रकार की हैं, UVA, UVB और UVC, जिनमें से UVB और UVC हानिकारक होती हैं और इन्हीं को एब्जॉर्ब करती है ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर का पार्ट है अर्थात समताप मंडल का भाग है और ये UVA किरणों को एब्जॉर्ब नहीं करती। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सी UV किरणें पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती हैं तो वो UVA, और कौन सी ओजोन किरणों को एब्जॉर्ब करती है ओजोन लेयर, तो ये UV रेज B और C को एब्जॉर्ब करती है क्योंकि वो हानिकारक हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई को डॉब्सन यूनिट में मापा जाता है। इसके बाद है अल नीनो की घटना किस महासागर में होती है? तो ये प्रशांत महासागर के कर्क और मकर रेखा के बीच के हिस्से में होती है। खास करके एल नीनो जो है ये समुद्री जल का एक सीमा से अधिक गर्म हो जाना है और ऐसा दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के तटीय क्षेत्रों में होता है और इसके कारण भारतीय मॉनसून कमज़ोर पड़ जाता है। तो भारतीय मॉनसून की जो मॉनसूनी पवनें हैं वो सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, जिससे कम वर्षा होती है। तो अल नीनो जो है ये भारतीय मॉनसून के लिए एक विपरीत परिस्थिति पैदा करता है। इसके बाद है विश्व की सबसे बड़ी सहकारी कंपनी, तो ये है इफ़को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव। तो ये विश्व की सबसे बड़ी सहकारी कंपनी है। इसकी स्थापना 1967 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या है? तो रोहतांग सुरंग का नया नाम है अटल सुरंग। तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और लेह और मनाली को जोड़ती है। 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर ये विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। तो इसकी लंबाई है 8.8 किलोमीटर। तो 10,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है अटल सुरंग, जिसे रोहतांग सुरंग भी कहते हैं और ये हिमालय पर्वत के पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। इसके बाद है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स प्रत्येक देश की ये निगरानी करता है कि किस देश का पैसा आतंकवाद में उपयोग हो रहा है। तो पाकिस्तान जो है इसकी ग्रे सूची में रहेगा जून 2020 तक। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो धन है वो आतंकवाद में उपयोग होता है और अगर पाकिस्तान ने अंकुश नहीं लगाया तो जून 2020 के बाद पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की
ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। और एक राष्ट्रीय पोषण मिशन 8 मार्च 2018 को शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य है भारत से 2022 तक कुपोषण की समाप्ति करना है। तो जो पौष्टिक आहार होता है उचित मात्रा में प्रत्येक नागरिक को मिलना चाहिए, ये राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य है। तो ये था आज का आपका वीडियो। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आपका सवाल है कि निवाड़ी किस राज्य का नवीनतम जिला है। यह आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और आप कमेंट करके ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।